हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पार्ट 3, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 21 से लेकर 30 तक। हालांकि हमने इससे पहले दो सेशन कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने सेक्शन 21 तक कंप्लीट कर लिया है। और इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, आप मुझे एश्योर कर दें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं है बीच में। अगर आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखें या लाइव चैट बॉक्स में यस लिखें। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? लाइव चैट बॉक्स में यस लिखें। एम आई ऑडिबल टू यू? क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पार्ट 3। अब इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने सेक्शन 22 तक कवर कर लिया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सेक्शन पे ध्यान देंगे, जिसके अंदर सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 23। क्या कहता है? कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी ऑफ, किसकी मैच्योरिटी कैलकुलेट करनी है हमें? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, प्रॉमिसरी नोट की, जो कि पेबल सो मैनी मंथ आफ्टर द डेट और साइट। मतलब ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऐसे प्रॉमिसरी नोट जो कि एक तय समय पर आकर के ड्यू हो जाएंगे। अब जैसे मैंने एक चेक दिया जनवरी में और मैंने लिख दिया 1 मंथ आफ्टर, पेबल 1 मंथ आफ्टर दिस डेट, और मैंने चेक दिया सपोज 1 जनवरी 2021 और लिख दिया 1 मंथ आफ्टर, तो ये अब कब पेबल हो गया? 1 फरवरी। यहाँ तक बात समझ में आती है? अभी जब हम इलस्ट्रेशन में आएंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी तक के लिए सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ या कोई भी प्रोमिसरी नोट हुआ, क्या होगा जब उसकी ड्यू डेट आ गई? लिखा है ना, पेबल सो मैनी मंथ आफ्टर द डेट ऑफ, मतलब उसके ऊपर जो तारीख लिखी गई है ना, उस तारीख की बात कर रहा है। यहां तक की बात समझ में आती है? देखते हैं। इन कैलकुलेटिंग द डेट एट विच अ प्रोमिसरी नोट, in calculating a date at which a bills of exchange made payable at stated number of month after date after sight और after a certain event। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा होता है ना, पेबल आफ्टर दिस डे, पेबल आफ्टर दिस डे ऑफ दिस मंथ, ये उसकी बात कर रहा है। अब मैंने हालांकि आपको पहले भी एक दिखाया था, अभी फिर से बता देता हूँ, एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया। अब यहाँ पर मेरा नाम आ गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पेबल एट 31 दिसंबर 21। अब इस तारीख को पेबल डेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली मेंशन आ गया, तारीख भी आ गई, महीना भी आ गया, साल भी आ गया, तो इसलिए उसने बोला सो मैनी मंथ्स। यहाँ तक की बात समझ में आती है? अब हम देखते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। आफ्टर अ सर्टेन इवेंट इज एट मैच्योरिटी, अब मैच्योरिटी कब आ गई? जब वो तारीख आ जाएगी, जब वो महीना आ जाएगा। द पीरियड स्टेटेड शैल बी हेल्ड टू टर्मिनेट ऑन द डे of month which correspond with the day with the instrument is dated। जब वो तारीख आ जाएगी, कौन सी तारीख? जो तारीख उस इंस्ट्रूमेंट पे लिखी हुई थी। तारीख बोले तो ये वाली तारीख 31 दिसंबर जब आ जाएगी, तो क्या होगा? ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। कब होगा? टर्मिनेट होगा। और जब ये टर्मिनेट होगा तो हम क्या समझेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैच्योरिटी हो गई, मैच्योर हो गया।
क्योंकि मैच्योर होते ही ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म, इसका काम खत्म। ठीक है, यहाँ तक की बात। और प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेड, या तो जब वो उसकी डेट आ जाए तब टर्मिनेट हो जाएगा, मैच्योरिटी आ जाएगी तब टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर जब उसको हम प्रेजेंट करेंगे, उसको एनकैश करवाने के लिए प्रेजेंट करेंगे, तब वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। और नोटेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, अगर हमने उसको प्रेजेंट किया और किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो भी हो जाएगा। और द इवेंट हैपन्स वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज made payable at stated number of months after site has been accepted for honor। अगर वो कोई ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो एक्सेप्ट फॉर ऑनर है, अब ये क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे हमें गिवन है, लेकिन अभी सिर्फ हमें यह बात याद रखनी है कि कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर एक्सेप्टेड फॉर ऑनर है तो क्या होगा, विद द डे ऑन विच इट वॉज एक्सेप्टेड, जिस दिन उसको स्वीकार किया गया है, जिस दिन उसको एक्सेप्ट किया गया है, वो दिन उसकी डेट ऑफ मेच्योरिटी मान जाएगी। कोई ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑनर है, तो जिस दिन उसको एक्सेप्ट किया गया है दूसरे के द्वारा, वो उसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी मानी जाएगी। इफ द मंथ इन विच द पीरियड वो टर्मिनेट हैज नो कॉरस्पॉन्डिंग डे, अगर कोई मंथ ऐसा है जिसके अंदर कोई डेट स्पेसिफाई नहीं, सिर्फ मंथ स्पेसिफाई, तो क्या होगा, द पीरियड शैल बी हेल्ड टू टर्मिनेट ऑन द लास्ट डे ऑफ सच। क्या मतलब हुआ? अब जैसे इसके अंदर हम मान लेते हैं ये ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक और आ गया है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एट दिसंबर, कोई डे डे नहीं है इसके अंदर, डेट नहीं है इसके अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, दिसंबर महीने का आखिरी दिन कौन सा होता है, 31, तो ये होगा इसका डेट ऑफ मेच्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर कोई डेट स्पेसिफाई नहीं है, सिर्फ मंथ है, और यहाँ पर डेट भी स्पेसिफाई थी। यहाँ तक ये बात क्लियर है? अब ये जो आपकी इलस्ट्रेशन है, ये तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में आपसे ये उठा के पूछ ली जाती है, क्या है, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेटेड, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी तारीख बनी थी 29 जनवरी 1878, 29 जनवरी 1878, इज मेड पेबल एट 1 मंथ आफ्टर ड्यू। इस पे लिखा गया था कि इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जारी होने के बाद 1 महीने के बाद इसकी पेमेंट की जाएगी। अब जारी हुआ था इस तारीख को, तो इसकी 1 महीने बाद तारीख क्या होगी देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज एट मैच्योरिटी ऑन थर्ड डे आफ्टर 28 फरवरी 1878। अब यहाँ पर ये थर्ड डे क्यों है, क्योंकि हम सेक्शन 22 के अंदर पढ़ के आए थे कि हमें 3 दिन का ग्रेस मिलता। अब अगर हम इसकी बात करें, 1 महीने की बात करें, तो इसका क्या आ जाता, इसका आ जाता हमारा 28, 1 महीने की अगर हम बात करते 28 फरवरी आती, लेकिन क्योंकि फरवरी में 28 के बाद महीना नहीं होता, होता है लेकिन वो लीप ईयर का होता है, तो अगर हम 3 दिन का ग्रेस माने, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, तो इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी, 3 तारीख। इसलिए लिखा है थर्ड डे आफ्टर, क्योंकि हम सेक्शन 22 में पढ़ के आए थे कि हमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। कोई ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जिसके ऊपर तारीख लिखा गया था 29 जनवरी 1878 और वो उसकी इशू होने की डेट थी, लेकिन उसमें लिखा गया था इसकी जो पेमेंट होगी इशू होने के 1 महीने बाद होगी। अब इशू होने के 1 महीने बाद की डेट हो गई हमारी 28 फरवरी 1878। अब जो टाइम होगा ना, इंस्ट्रूमेंट जो मैच्योर होगा, वो 1 महीने प्लस 3 दिन बाद होगा। 3 दिन क्यों होगा, क्योंकि हमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है सेक्शन 22 के अंदर। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन बी। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेटेड 30 अगस्त 1878, एक कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी की डेट क्या थी, 30 अगस्त 1878, मेड पेबल 3 मंथ्स आफ्टर डेट।
उसमें लिखा गया है कि जिस दिन ये इंस्ट्रूमेंट जारी होगा उसके 3 महीने बाद इसकी पेमेंट की जाएगी। तो इसके 3 महीने बाद की क्या तारीख हो गई? अगर हम इसको देखें तो क्या होनी चाहिए थी? इसको अगर हम देखें तो कितनी होनी चाहिए थी? अगस्त तो था ही, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 तारीख थी। ठीक है, तो आपके हिसाब से होनी चाहिए थी ये नवंबर 30 होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे हिसाब से क्या होगी? 3 दिसंबर होगी। 3 दिसंबर क्यों होगी? क्योंकि मैंने बताया था कि 3 दिन का हमें ग्रेस पीरियड मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज या कोई भी ऐसा प्रॉमिसरी नोट है जिसके ऊपर लिखा हुआ हो 6 महीने बाद की, तो 6 महीने प्लस 3 दिन। यहां तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं आगे। प्रॉमिसरी नोट या कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो कि 31 अगस्त 1878 को बना, 3 महीने आफ्टर की उसमें पेमेंट डेट डाल दी गई। इंस्ट्रूमेंट इज एट मैच्योरिटी, ये सेम क्वेश्चन आ गया है। अब ऊपर सिर्फ ये था कि कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, अब यहाँ पर ये है कोई प्रॉमिसरी नोट हो या कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो तो भी। मतलब आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये बोला गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो या कोई वो प्रॉमिसरी नोट हो या कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, को कुछ भी हो, वो कितने महीने बाद का भी बोल दिया जाए कि कितने महीने बाद वो ड्यू डेट आएगी। जो भी डेट हो ना उसके आगे 3 दिन और बढ़ा देना। लेकिन अब कुछ महान बच्चे ऐसे भी हैं, उनको पता नहीं है कि कौन सा महीने में 31 है, कौन सा महीने में 30 है। तो भैया ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 30 का महीना है +1 2 3, 31 का महीना है तब +1 2 3। अब अगर आपसे बोल दिया जाता, देखते हैं, अगर आपसे बोल दिया जाता इस नवंबर की जगह, इस अगस्त की जगह यहाँ पे होता सितंबर, ठीक। अब सितंबर होता तो ये हो जाता जनवरी, 1879 हो जाता। तो क्या यहाँ पर जनवरी 3 ही आती क्या? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ आती, लेकिन मैं बोलूंगा यहाँ पे 2 जनवरी आती। कैसे आती, इसको भी देख लेते हैं। सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इसने 31, इसलिए कह रहा हूँ आप जो है मंथ का भी ध्यान रखना, कौन से महीने की बात करना। खाली इसके ऊपर मत जाना, मंथ का भी ध्यान रखना, क्योंकि हमें मंथ के हिसाब से दिन गिनने हैं, ऐसे नहीं गिनने। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं सेक्शन 24। क्या आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है? सेक्शन 24, कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, promissory note पेबल सो मैनी डेज आफ्टर डेट एट साइट। अब 23 में हमने बात की थी सो मैनी मंथ की, अब हम बात करेंगे सो मैनी डेज की। सेक्शन 23 आपसे बोले तो हम बात करेंगे मंथ की, 24 बात करेगा हम बोलेंगे डेज की। क्या होगा? इन कैलकुलेटिंग द डेट एट विच promissory note at which bills of exchange made payable on certain number of days after the date after sight after certain events is maturity। ऊपर वाली बात है, the day of the date, the day of presentment of the acceptance, the day of sight, the day of protest of non acceptance which the event happen shall be excluded। मतलब अगर मान लो कोई तारीख है 31 अगस्त, 31 अगस्त ये हमारी ड्यू डेट थी, तो हमें कायदे से क्या मिलते हैं? 1 2 3, ये वाले दिन एक्सक्लूड हो जाता है। अगर हम इसको भी इंक्लूड करते तो हमें मिलता 1 2 और 3, हमें फिर मिलती 2 सितंबर की तारीख। लेकिन अब क्योंकि हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया है तो हमें इसके अलावा 3 दिन मिलते हैं, इसको जोड़ करके 3 दिन नहीं मिलते, सिर्फ ये फर्क है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा ना, वो जो आखिरी डेट है उसको छोड़ करके मिलेगा, ना कि उसको मिला करके मिलेगा।
क्योंकि अगर वो बोलता था इंक्लूडेड लास्ट डेट तो एक दिन तो ये काउंट हो जाता, दूसरा होता 1 सितंबर, तीसरा होता 2 सितंबर। लेकिन हमें क्या मिलता है, 31 अगस्त के बाद की 3 तारीख मिलती है, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 25। सेक्शन 25 कहता है व्हेन डे ऑफ मैच्योरिटी इज हॉलीडे। अब मान लो 15 अगस्त को डे ऑफ मैच्योरिटी थी, नेशनल हॉलीडे है। 26 जनवरी को डे ऑफ मैच्योरिटी थी, नेशनल हॉलीडे है। क्या ट्रीटमेंट होगा देखते हैं। व्हेन द डे ऑन विच अ promissory note, a bills of exchange is at maturity is public holiday. The instrument shall be deemed to be due on next proceeding day, business day. 15 अगस्त को मैच्योरिटी डेट थी, सरकारी छुट्टी थी, भारत का स्वतंत्रता दिवस था, तो उसकी मैच्योरिटी अगले दिन 16 अगस्त को कही जाएगी। बस उस दिन संडे नहीं होना चाहिए, बैंक हॉलीडे नहीं होनी चाहिए। अगर बैंक हॉलीडे भी हो गई तो अब जो मंडे आ जाएगा उसमें हो गई, 17 को हो गई, ऐसे मान लो। मानने में अपना क्या जाता है, 15 अगस्त का पड़ गया शनिवार सैटरडे, 16 अगस्त का पड़ गया संडे। अब कई बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर आपने तो बोला था कि ये जो अगला दिन आएगा, 15 अगस्त का अगला दिन आएगा, वो हो गया डेट ऑफ मैच्योरिटी। लेकिन भैया ये भी तो देखना, संडे भी तो हॉलीडे होती है, इस संडे को भी तो जाने दे। तो हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी हो गई 17 अगस्त। यहां तक की बात क्लियर है। द एक्सप्रेशन पब्लिक हॉलीडे इंक्लूड संडे। मैंने अभी आपको बताया संडे आ गया तो उसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा। एंड एनी अदर डेट डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट टू बी पब्लिक हॉलीडे। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन 26। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 25 आपसे पूछा जाता है कि पब्लिक हॉलीडे की बात हमें कहाँ दे रखी है। सेक्शन 25 के अंदर क्या इंक्लूड होगा, सरकारी छुट्टी, संडे या कोई भी ऐसी छुट्टियां जो ऑफिशियल गैजेट में दी गई है। अब हम देखते हैं सेक्शन 26। सेक्शन 26 की अगर हम बात करें, अगर हम देखें सेक्शन 26 को, कैपेसिटी टू मेक, क्या कैपेसिटी किसको बनाने की, प्रोमिसरी नोट को बनाने की, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाने की, चेक को बनाने की, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए क्या कैपेसिटी चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, वो हम देखेंगे सेक्शन 26 के अंदर। एवरी पर्सन इज केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ विच इज ही सब्जेक्ट may bind himself and be bound by the making, bound by the drawing, bound by the accepting, bound by the endorsement, bound by the delivery and negotiation of promissory note, negotiation of bills of exchange, negotiation of check। क्या मतलब हुआ, वो हर एक आदमी योग्य है कानून के हिसाब से। कैसे, जब वो कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या कर दे, या तो ड्रॉ कर दे, जारी कर दे, या किसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर ले, या किसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स कर ले। एंडोर्समेंट का मतलब एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर देना, या फिर वो कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डिलीवरी दे दे, या किसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नेगोशिएशन कर दे, मतलब उसको एनकैश करवा ले। क्या होंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा, कोई भी प्रॉमिसरी नोट होगा, कोई भी चेक होगा। और वो हर एक आदमी को क्या होगा, केपेबल होगा, अगर उसने वो सभी काम क्या, ड्रॉ, एक्सेप्ट, एंडोर्स कैसे किए हों, अकॉर्डिंग टू लॉ किए हों। तो वो जैसे उसने किया तो वो अपने आप को बाउंड कर लेगा, और अपने आप को तो करेगा ही करेगा, और सामने वाले को बाउंड कर लेगा। कैसे, मैंने चेक दिया और एबीसी ने लिया, अब हम दोनों बाउंड हो गए ना एक दूसरे के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए। मेरे खाते से उसको पैसे जाएंगे और वो मेरे खाते से पैसे लेगा, हम दोनों एक दूसरे के एक्ट के लिए बाउंड हो गए। अब अब यहाँ पे बात करते हैं माइनर की क्या पोजीशन रहेगी। माइनर, अब माइनर में ड्रॉ, माइनर में इंडोर्स, माइनर में डिलीवर, माइनर में नेगोशिएट। माइनर ड्रॉ कर सकता है, जारी कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है। सच इंस्ट्रूमेंट्स सो एज टू बाइंड ऑल पार्टनर एक्सेप्ट हिमसेल्फ। लेकिन
माइनर खुद को बाउंड नहीं कर सकता। क्वेश्चन आपसे पूछेगा वेदर अ माइनर कैन बाउंड हिमसेल्फ और नॉट, ही विल नॉट बाउंड हिमसेल्फ बट ही विल बाउंड अदर पार्टीज। वो किसी और को बाउंड कर सकता है लेकिन वो खुद बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि उसको हम अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आने के लायक नहीं, वो सिर्फ कब आएगा, प्रॉफिट के लिए आएगा। आपको ये बात याद होगी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में आपको पढ़ाई थी। नथिंग हेयर in content shall be deemed to empower corporation to make, endorse or accept such endorsement except in case which under the law for time being in force they are empowered। मतलब जो भी नेगोशिएशन होगा, जो भी एंडोर्समेंट होगा, जो भी एक्सेप्टेंस होगा, जो भी ड्राइंग्स होंगी, वो किसके तरीके से की जाएंगी, जो भी उस समय पर कानूनी प्रावधान होंगे, और कानूनी प्रावधान ना हुए तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से होंगे। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 27। अगर हम बात करें सेक्शन 27 की, तो ये बात करता है एजेंसी की। अब अगर हम एजेंसी को एक बार कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ले जाएं, तो क्या एक वहां पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट के एजेंसी में कंसीडरेशन रिक्वायरमेंट है, वेदर कंसीडरेशन इज रिक्वायरमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और नॉट, इट इज सॉरी इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के केस में क्या रिक्वायर्ड नहीं है, कंसीडरेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। एवरी पर्सन इज केपेबल ऑफ बाइंडिंग हिमसेल्फ ऑफ बीइंग बाउंड। हर एक आदमी अपने आप को बाउंड कर सकता है या किसी को अपने साथ बाउंड करवा सकता है। कैसे? एज मेंशन इन सेक्शन 26। बाउंड कैसे होगा? ड्रॉ करके होगा, जारी करके होगा, एक्सेप्ट करके होगा, एंडोर्स करके होगा। ये हम 26 में पढ़ के आए थे अभी। मे सो बाउंड हिमसेल्फ और बी बाउंड बाय अ ड्यूली ऑथराइज एजेंट। मतलब जैसे ही मैंने कोई चेक एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ही मैंने कोई चेक ड्रॉ कर दिया, जैसे ही मैंने कोई चेक एंडोर्स करके किसी और के नाम पे कर दिया, तो यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, तो मैं बाउंड हो गया। अब अगर मान लो मैंने किसी को अथॉरिटी दे दी, मैंने किसी XYZ आदमी को अथॉरिटी दे दी कि भाई मेरे नाम पर जो भी चेक होंगे उनको तो ड्रॉ कर सकता है, मेरे नाम पे जो भी चेक आएंगे उनको तो एक्सेप्ट कर सकता है, मेरे नाम पे जो भी चेक आएंगे उनको तो एंडोर्स कर सकता है। अथॉरिटी दे दी मैंने उसको, तो वो मेरा कौन बन गया? एजेंट बन गया, एक्टिंग इन हिज नेम। अ जनरल अथॉरिटी टू ट्रांजैक्ट बिजनेस एंड टू रिसीव अ डिस्चार्ज दैट डज नॉट कन्फर अपॉन एन एजेंट। सिर्फ एक जनरल अगर मैंने उसको बोल दिया तो नहीं मानी जाएगी, उसके लिए क्या चाहिए वो भी देखते हैं। द पावर ऑफ एक्सेप्टिंग एंडोर्सिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज सो एज टू बाउंड हिज प्रिंसिपल। मैं उसको लिखित में अथॉरिटी दूंगा एजेंट को, तब जाके उसके एक्ट मेरे ऊपर एप्लीकेबल होंगे। अब मान लो मैंने किसी को बोल रखा है कि मेरे सारे काम ये देखेगा, और मैंने अथॉरिटी उसको दे रखी है लिखित में। अब अगर वो कोई गलती करता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, क्योंकि मैंने उसको ऑथराइज कर रखा था, वो मेरा एजेंट हो गया। अब उसी केस की तरह मैंने अगर उसको लिखित में ऑर्डर दे रखे हैं और लोगों को पता है बात ये कि भैया ये आदमी क्या है, मेरे सारे हिसाब किताब देखेगा, सारे चेक मेरे नाम पे लेगा, सारे चेक मेरे नाम से देगा, तो अब अगर उसने कोई गलती कर दी तो उसके लिए जिम्मेदार किसकी होगी? प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल कौन हुआ? मैं हुआ। एन अथॉरिटी टू ड्रॉ बिल्स ऑफ एक्सचेंज डज नॉट ऑफ इटसेल्फ इम्पोर्ट एन अथॉरिटी। सिर्फ एक अथॉरिटी दे देना कि भैया तू बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दियो, वो नहीं होगा, सारे काम करने पड़ेंगे तब जाके। यहां तक की बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 28। अगर हम बात करें सेक्शन 28 की, लाइबिलिटी ऑफ एजेंट साइनिंग। अब अगर किसी एजेंट ने साइन कर दिए हो तो उसकी क्या लाइबिलिटी बनेगी, वो हम देखते हैं। एन एजेंट हु साइन हिज नेम टू द प्रोमिसरी नोट, टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, टू द चेक विदाउट इंडिकेटिंग देयर ऑन हिज साइन एज एजेंट। अब मान लो मैं एक प्रिंसिपल हूं और मेरा कोई एजेंट है, उसने क्या किया, चेक के पीछे साइन कर दिए, किसी प्रोमिसरी नोट के पीछे साइन कर दिए, लेकिन उसमें सिर्फ साइन कर दिए, ये मेंशन नहीं किया कि वो मेरा एजेंट है। ऐसे नहीं लिखा एजेंट टू मनी सोनी, ऐसे कुछ नहीं लिखा, तो क्या होगा? और दैट ही डज नॉट इंटेंड देयर बाय टू इंकर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो ये भी नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई बात आए, तो क्या होगा?
इज लाइबल पर्सनली। अगर मान लो उसने उस चेक के पीछे, उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पीछे, उस प्रोमिसरी नोट के पीछे अपने साइन तो कर दिए, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा एजेंट टू मनीष सोनी या एजेंट टू फला फला आदमी, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई फॉल्ट पाया जाता है तो उसमें गलती मनीष सोनी की नहीं है, प्रिंसिपल की नहीं है, उसमें गलती उस एजेंट की उसके पर्सनल लेवल पर है। उसमें अगर बैंक वाला पकड़ेगा तो उस आदमी को पर्सनल लेवल पर पकड़ेगा, किसको, एजेंट को, क्योंकि उसने सिर्फ अपने साइन किए हैं, तो यहाँ पर उसकी पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगी। लेकिन कौन से कारण में नहीं बनेगी, एक्सेप्ट टू दोज हु इंड्यूस हिम साइन अपॉन द बिलीव दैट प्रिंसिपल ओनली वुड हेल्प लाइफ। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी होंगे जिसमें कि क्या होगा, सिर्फ प्रिंसिपल लाइबल होगा। कैसे, अब मान लो एक चेक है, अब प्रोमिसरी नोट तो अलग कर दो, एक बार हम लेते हैं चेक लेते हैं, चेक था मेरे नाम का, एजेंट था मेरा XYZ। अब अगर उसने खाली साइन कर दिया और उस चेक में कुछ फॉल्ट हो गया, तो उसमें नाम किसका है, मेरा नाम है, खाता किसका है, मेरा है, अकाउंट किसका है, मेरा है, तो उसमें जिम्मेदार मेरी होगी, क्योंकि उसमें सारा हिसाब किताब किसके नाम पर है, मेरे नाम पर। तो उस केस के अंदर क्या होगा, एजेंट दोषी नहीं होगा। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन 29। अब हमने बात की थी अगर कोई एजेंट साइन करे तो उसकी जिम्मेदारी। अब हम बात करेंगे कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव साइन करते तो उसकी जिम्मेदारी। अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज पर्सन, किसी मरे हुए आदमी का लीगल पर्सन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हु साइन हिज नेम टू प्रोमिसरी नोट, उसने किसी प्रोमिसरी नोट पर अपना साइन किया हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर अपना साइन किया हो, चेक पर अपना साइन किया हो, तो उस केस में भी वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो अपने बिहाफ पर खुद लाइबल होगा, लाइबल पर्सनली, जब तक कि अनलेस ही एक्सप्रेसली लिमिट्स हिज लाइबिलिटी। और वो लाइबल कहां तक होगा, जो उसको संपत्ति दी गई थी ना उस मरे हुए आदमी के द्वारा, वहां तक की, अनलेस ही एक्सप्रेसली लिमिट्स हिज लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ द एसेंट रिसीव फ्रॉम हिम एज सच। उस मरे हुए आदमी से जो भी उसको संपत्ति मिली है, वहां तक की लाइबिलिटी होगी उस LR की, उससे ऊपर नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, कोई मिस्टर घनश्याम दास जी थे, कोई मिस्टर घनश्याम दास जी थे, भयंकर अरबपति, भयंकर अरबपति। अब हुआ ये हो गए कुछ टाइम बाद दिवालिये। ये हो गए दिवालिये। दिवालिये बोले तो 500 CR के इनके ऊपर आ गया कर्जा। बहुत अच्छी बात है। इनके ऊपर केस चल रहा था, अब ये मरने वाले हो रहे थे, इनके थे 4 बच्चे, ABCD। अब हुआ ये, घनश्याम दास जी ने जाते जाते इनके नाम पर 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़, इन चारों के नाम पे 100 100 करोड़ रुपए कर दिए। और ये जो दिवालिये हुए थे, ये जो 500 करोड़ के देनदार थे, वो एक देनदार थे एक कंपनी ABC लिमिटेड के, सॉरी XYZ लिमिटेड के, ये देनदार थे 500 करोड़ के। अब XYZ ने इनके जीते जी इनके ऊपर केस फाइल कर रखा था कोर्ट में, कि भैया हमारे 500 करोड़ रुपए आपने कर रखे हैं, आपके खिलाफ केस हो रहा है, और केस चल भी रहा था। अब ये नमस्ते बोल गए, टपक गए। अब इनका केस किनके पास, इनके बिहाफ पर इनसे केस लड़ा जाएगा। तो अब ये जो ABCD है ना, ये कितने रुपए के जिम्मेदार होंगे, खाली 400 करोड़, क्योंकि ये 400 करोड़ इनको मिले थे हमने बापूजी से। और हालांकि अमाउंट कितना है, 500 करोड़। अब इसकी जगह अगर 5,000 करोड़ भी होता ना, तो भी ये चारों सिर्फ इसी के हकदार होते। ये XYZ कंपनी इन चारों से सिर्फ 400 करोड़ ही ले सकता था। क्यों? क्योंकि ये 400 करोड़ इनको कहाँ से मिले थे, अपने पिताजी से मिले थे, और जो मिले थे खाली उतने तक की जिम्मेदारी है, उससे ऊपर की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं आगे, लाइबिलिटी ऑफ अ ड्रॉवर, सेक्शन 30।
अ ड्रॉवर ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अ ड्रॉवर ऑफ अ चेक इज बाउंड इन केस ऑफ डिसऑनर। जब एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है। अब ये डिसऑनर हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 सेक्शन 138 से 148 तक, तब आपको मैं पूरा बताऊंगा। अभी सिर्फ ये बता देता हूं, जब कोई चेक डिसऑनर हो जाता है by the drawer or acceptor thereof, to compensate the holder, provide due notice of dishonor has been given to the received by the drawer as hereafter provided। मतलब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, और इसकी जो ब्रीफ डिटेल है वो आपको सेक्शन 138 से लेकर 148 तक बताऊंगा चैप्टर 17 के अंदर। अब मान लो ये ये हमारे टीआर जी है, तुलसीराम जी है। इन्होंने किसी से सामान खरीदा था 5 लाख रुपए का, ज्वेलरी मान लो। 5 लाख की इन्होंने खरीदी ज्वेलरी, बहुत अच्छी बात है, पैसे हैं। और क्या हुआ, उसके बिहाफ पर इन्होंने एक चेक इशू कर दिया। ये चेक इशू कर दिया, सपोज 15 दिन बाद का इशू कर दिया। किसको कर दिया? ज्वेलर को कर दिया, जिससे इन्होंने ज्वेलरी ली थी। चेक पे तारीख मान लो 15 जुलाई की थी। अब 15 जुलाई को इस ज्वेलर ने इस चेक को ले जाकर के अपने बैंक में जमा करवा दिया, बैंक में जमा करा दिया। लेकिन इन्होंने चेक तो दे दिया, लेकिन खाते में पैसे ही नहीं थे। खाते में पैसे नहीं थे। हो जाता है कभी कभार, नहीं होते। खाते में पैसे नहीं थे, लेकिन ज्वेलर भाई साहब ने बैंक में जमा करा दिए। बैंक वालों ने क्या बोला? चेक इज डिसऑनर्ड। अब ये डिसऑनर किस किस कारण से हो सकता है? अमाउंट सफिशिएंट ना हो तो, इंफॉर्मेशन गलत हो तो, मिसकंसेप्शन हो तो। अब लेकिन यहाँ पर इनके खाते में पैसे नहीं थे, तो अमाउंट इनसफिशिएंट था। ठीक है, उस बिहाफ पर चेक हो गया डिसऑनर। चेक हो गया डिसऑनर किस बिहाफ पर? कि अमाउंट सफिशिएंट नहीं था खाते के अंदर जो दिया गया था। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब क्या होगा, यहां से बैंक से ज्वेलर भाई साहब को एक दिया जाएगा मेमोरेंडम, मेमो। उसके अंदर क्या होगा, सब लिखे जाएंगे कारण, कि इस कारण से आपका ये चेक जो आपने जमा करवाया था ये डिसऑनर हो गया है। अब उस चेक की पूर्ति करवाने के लिए, उस चेक की अमाउंट वापसी करवाने के लिए ये ज्वेलर इसको, किसको? तुलसीराम जी को एक नोटिस भेजेगा। अब वो नोटिस कितने दिनों बाद भेजेगा वो हम जब 138 पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू ले लो। इस अमाउंट की पूर्ति के लिए वो इसको नोटिस भेजेगा, और अगर नोटिस के बाद भी कोई सफिशिएंट जवाब नहीं आता है तो इसके ऊपर केस फाइल किया जाएगा 138 का। अब वो कैसा होगा, क्यों होगा, कब होगा, वो हम जब सेक्शन 138 चैप्टर 17 पे पहुंचेंगे तब आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि नोटिस कितने दिनों बाद भेजते हैं, उसके कितने दिनों बाद केस फाइल होता है, केस कितने समय में कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्या क्या उसकी फॉर्मेलिटी होती है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सिर्फ अभी के लिए, इस सेक्शन के लिए आपको सिर्फ एक ओवरव्यू याद रखना। यहाँ तक ये बात समझ में आती है? अब यहाँ पर हमने बात करी जिसने चेक जारी किया, तुलसीराम जी की बात की थी हमने। अब हम बात करेंगे ज्वेलर की, ड्रॉई की। लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉई ऑफ अ चेक। जिसने चेक एक्सेप्ट किया है, ज्वेलर, उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है देखते हैं। द ड्रॉई ऑफ अ चेक हैविंग सफिशिएंट फंड ऑफ द ड्रॉवर in his hand properly applicable to a payment such
check must pay the check when duly required so to do. In default of such payment must compensate the drawer for any loss damage by such default. मतलब अगर कोई हो गया है, डिफॉल्ट हो गया है, तो उसकी कंपनसेशन की जाएगी। अगर ड्रॉवर के पार्ट से हुई तो ड्रॉवर करेगा, अगर ड्रॉई के पार्ट से हुई तो ड्रॉई करेगा। कैसे करेगा, जब हम 138 में पहुंचेंगे तब बताऊंगा आपको सारी कहानी क्या है। अब हम देखेंगे लाइबिलिटी ऑफ मेकर ऑफ अ नोट, मेकर ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी, द मेकर ऑफ अ promissory note acceptor before the maturity of a bills of exchange bound to pay the amount thereof maturity according to the apparent tender। मतलब अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या होगा, जब वो मैच्योरिटी डेट आएगी या तो तब या उससे पहले पहले जो भी उसका मेकर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, उसको तय समय पर पेमेंट करनी होगी। ठीक है, acceptance respectively, and the acceptor of a bills of exchange after maturity date bound to pay amount thereof to the holder on demand। अब मान लो जिसने वो दिया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी भाई साहब तय समय पर आकर के वो अमाउंट उसको पे कर दी जाए। अगर वो पेमेंट नहीं होती है तो भी क्या होगा, कंपनसेशन देगा। कौन देगा, डिफॉल्टर देगा। किसको, जिसने सफ़र किया है, या वो डैमेज भी दे सकता है जो भी उसकी गलती की वजह से क्या हुआ है, लॉस उठाने पड़े हैं उसका। यहाँ तक की बात क्लियर है। हमने आज डिस्कस किया सेक्शन 32 तक। अब हम अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 33 से फर्दर। और कल की वीडियो आपको कल के हमारा सेशन 1 बजे शुरू होगा। हालांकि हर बार 12 बजे होता है, कल हमारा 1 बजे शुरू होगा क्योंकि आज आईपीसी का हमारा एक लेक्चर होता है, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गए थे तो मेरे को आज उसका भी कवर करवाना है और कल का जो शेड्यूल्ड है वो भी कवर करवाना है, तो उसमें टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो इसीलिए कल का सेशन हमारा 1 बजे शुरू होगा। आज का भी हमारा थोड़ा लेट शुरू हुआ है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गए थे, लेकिन उसके बाद से हमारा सब टाइम पे चलेगा। आई थिंक आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आपको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम कल मिलते हैं 1 बजे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए और 11 बजे किसके लिए, आईपीसी के लिए। तो हम कल मिलते हैं सेम टाइम। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।